इन्होंने बोला टॉल प्लांट, क्या बोला गया? टॉल प्लांट। कैपिटल टी का इस्तेमाल किया। फिनोटिपिक रेशियो जो हमारा होगा, क्रोमोजोम के अंदर की बात करता हूँ, ये होता है हमारा क्रोमोजोम। अगर मैं राउंड राउंड बोलूंगा तो मैं इसको कैपिटल आर से दिखा देता हूँ। ये गैमेट बनाया और यहाँ पे आर और वाई को मिला के हमने ये गैमेट बनाया। लोग अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो उसको मार देते हैं, तो इसलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन पर बैन लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि मेल के अंदर से एक्स और वाई दोनों आते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका इस वन शॉट लेक्चर में। जो हेरेडिटी चैप्टर है हम उसको 2026 सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए पूरी वीडियो में और एंड तक हम इस चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारी चीज़ों को वन शॉट में ख़त्म करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें समझना होगा जो चैप्टर का हमारा नाम है दैट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो आपके पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स और जीन के थ्रू आपके अंदर आएगी। जैसे आप बने हुए हो, ठीक है भाई, अगर आप हो तो वो आप अपने पेरेंट जैसे हो दिखते हो, या तो आप कुछ सिमिलरिटी आपके पापा जैसी होगी या तो आपकी मम्मी जैसी होगी। और इवन आपके जो सिबलिंग्स होंगे, आपके छोटे भाई बहन है ना, उनसे भी आप काफ़ी रिलेट करते होगे। उनके जैसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर होगी, आपके जैसी कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर होगी। तो इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को, इसी पूरे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे आपके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आती है थ्रू आपके पेरेंट्स के, ठीक है, समझ गए। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इनहेरिटेड ट्रेड। अगर मैं इनहेरिटेड ट्रेड्स को आपको बताऊं तो इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं या फिर वो कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, हेयर कलर की बात कर रहा हूँ, स्किन कलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर आपके फादर टॉल हैं तो आप भी बाद में टॉल होंगे, ठीक है, मगर ये ज़रूरी नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड। यानी कि अगर आपके फादर साहब टॉल हैं, कैसे हैं? टॉल हैं, तो उनका जो बच्चा यानी कि आप, तो आप भी क्या होंगे? टॉल होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके पेरेंट्स से ही आती हैं आपके अंदर, और उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रेड, और ये इनहेरिट होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। इसमें हाइट का मैंने आपको बता दिया, स्किन कलर का बता दिया, हेयर कलर का बता दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पेरेंट्स से अपने अंदर मिलती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब हेरिडिटी की प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद आते हैं हमारा मेंडल बाबा। ये मेंडल बाबा कौन थे? ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। ये चाहते तो इस मटर के पौधे की अच्छी खासी मटर पनीर बना के खा सकते थे, मगर नहीं, भाई को तो एक्सपेरिमेंट करना था, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिया। और इनका जो पूरा नाम है वो भी एग्जाम में कई बार आता है, तो इनका जो पूरा नाम है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। और आपको जान के इस बात की खुशी होगी कि इन्हीं को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। यानी कि जितनी भी हम ये पढ़ाई कर रहे हैं हेरिडिटी की, वो सारी जेनेटिक्स के अंदर आती है, और ये जो जेनेटिक्स है इसके फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल बेसिकली पेशे से एक पादरी थे चर्च के, है ना, और उन्होंने अपने एक फार्म में पी के पौधे उगा रखे थे, यानी कि मटर के पौधे उगा रखे थे। तो मटर के पौधों में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को स्टडी किया, क्योंकि पहले के टाइम पे इनको अच्छा लगता था कि साथ ही साथ हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं पी प्लांट पे। तो इन्होंने अपनी पी प्लांट की स्टडी और साइंटिफिक स्टडी को शुरू किया। तो इन्होंने पी प्लांट को लिया, ठीक है, और पी प्लांट के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट अपने किए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेंडल जो थे उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना था? मेंडल के पी प्लांट को चुनने के ऊपर काफ़ी सारे रीजंस थे। देखो, अगर आप मान लो आप कल को कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ तो आप ऐसी चीज़ को चुनोगे जिसके आप जीते जी रिजल्ट देख सको, ठीक है, ऐसी चीज़ को ही आप चुनोगे। तो मेंडल ने भी पी प्लांट को चूज़ किया क्योंकि इसमें पी प्लांट हमारा 3 मंथ में ही रेडी हो जाता है, ठीक है, तो कम टाइम में मेंडल इसकी अच्छी स्टडी कर सकता था। दूसरी चीज़ ये थी कि जो कैरेक्टर्स थे इसके वो बाहर से ही विजिबल थे। कैरेक्टर जो थे इसके बाहर से ही विजिबल थे, आउटसाइड, यानी कि बाहर से ये देख सकता था। तो उस टाइम पे लगभग, ये काफ़ी पुरानी बात है, 1700
टू 1800 की बात है, तो उस टाइम पे काफ़ी एडवांस इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकते थे। तो ये क्या करते थे, कैरेक्टर को बाहर से इनको देखना पड़ता था, क्योंकि उतने माइक्रोस्कोप ये सारी चीज़ें इनके पास नहीं थी। तो इसीलिए मेंडल ने बी प्लांट को चुना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें स्टडी करना इसके अंदर आसान थी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपका। तो यहाँ से मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया आपको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया था, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि मेंडल ने असल में एक्सपेरिमेंट किया क्या और पी प्लांट पे कैसे वो अपने एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़े। ठीक है, सबसे पहले जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक क्रॉस करवाई पी प्लांट के अंदर ही। ठीक है, पी प्लांट के अंदर जब उन्होंने क्रॉस करवाई तो उन्होंने एक बार एक लंबा पी प्लांट लिया और एक छोटी हाइट वाला, या फिर हम बोले हिंदी में नाटा, ठीक है, जिसको हम कम हाइट का बोलते हैं, वो पी प्लांट लिया। ठीक है, तो एक इन्होंने इस तरीके से ऐसे बड़ा पी प्लांट लिया और एक छोटा पी प्लांट लिया। तो इसको इन्होंने बोला टॉल प्लांट। क्या बोला गया? टॉल प्लांट। और दूसरे वाले को इन्होंने बोला डॉर्फ प्लांट, यानी कि छोटी हाइट का प्लांट। और टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने कैपिटल टी का इस्तेमाल किया, कि हम कैपिटल टी से टॉल को रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसकी क्रॉस हम स्मॉल वाले टी से रिप्रेजेंट करके डॉर्फ को उससे कर देंगे। ठीक है, क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? क्रॉस करने का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन करवाना, जो आपने पीछे रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ रखा है ना, कि हम फर्टिलाइज करवाते हैं चीज़ों को, है ना, तो उसी को हम क्रॉस कहते हैं। और मोनो हाइब्रिड का क्या मतलब है कि इन्होंने यहाँ पर एक ही ट्रेट को स्टडी किया। जैसे अभी मैंने पीछे ट्रेट के बारे में बताया था कि स्किन कलर आपके पेरेंट्स से आ रहा है, तो वो एक ट्रेट है ना। इसी तरीके से मोनो हाइब्रिड होने का मतलब ये है कि केवल और केवल इन्होंने हाइट की बात की थी। तो हाइट की बात करने के लिए इसको हम बोलते हैं कि सिर्फ इन्होंने हाइट की बात की तो इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया। अगर ये एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते तो हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड। ठीक है, डाई हाइब्रिड भी इन्होंने की थी, मगर हाइट को लेके किया तो इन्होंने मोनो हाइब्रिड। ठीक है, तो जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो इसका जो गैमेट था वो टी बना और इसका जो गैमेट था वो स्मॉल टी बना। अब जब गैमेट्स इनके बने तो दो गैमेट्स बने दोनों के, और इन गैमेट्स की फिर मेटिंग हुई। तो मेटिंग के लिए यहाँ पर मैं आपको एक स्क्वायर बना रहा हूँ, और वो स्क्वायर को हम बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, जब आप लोग 12th में चले जाएंगे ना तो वहाँ पर पढ़ेंगे, आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा कि उसको बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पुन्नेट स्क्वायर। इसको भी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, पुन्नेट स्क्वायर। तो पुन्नेट स्क्वायर के अंदर जब हम इसके गैमेट्स को रखेंगे तो हमने कैपिटल टी को यहाँ रख देता हूँ मैं, और स्मॉल टी को मैं अपने यहाँ रख देता हूँ। अब मैं इनकी क्रॉस करवाता हूँ, जो कि मैंने बोला था ना फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन वाली क्रॉस होती है जो। तो ये जब मिलेंगे तो इनका जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, इस गैमेट से, है ना। इस गैमेट से जब बेबी प्रोड्यूस होगा तो वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। इस गैमेट से होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोड्यूस होगा, और इस गैमेट से होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर 4 तरीके के बेबी प्रोड्यूस हुए, और मेंडल ने देखा कि यार ये जो चारों तरीके के ऑफस्प्रिंग हैं इसके, या फिर चारों तरीके के जो इसके बेबी हैं, वो सारे के सारे सेम ही हैं। ऐसा होने से उसका दिमाग ठनका कि भाई सारे ऑफस्प्रिंग सेम, जबकि मैंने एक को लिया था टॉल और मैंने दूसरे को लिया था डॉर्फ, यानी कि कम हाइट वाला। तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग सेम कैसे हो सकते हैं, यानी कि सारे के सारे ऑफस्प्रिंग टॉल कैसे हो सकते हैं जब उसने बाहर से देखा तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी क्रॉस बनी, और चारों के चारों जो ऑफस्प्रिंग थे वो इसके टॉल आए। और ये चीज़ मेंडल को बाद में, या मेंडल के जो आगे साइंटिस्ट आए उनको पता चली कि ये जो चीज़ थी ये हाइब्रिड टॉल थी। कैसी टॉल थी? हाइब्रिड टॉल। यानी कि मेंडल को बाहर से ही दिख रहा था, उस टाइम पे मेंडल के पास इंस्ट्रूमेंट तो नहीं थे स्टडी करने के लिए, तो मेंडल को बाहर से लंबे दिख रहे थे, बट ये हाइब्रिड टॉल थे। अब ये हाइब्रिड टॉल वाली मेंडल को बात पता चली कब? जब इसने एक और बार क्रॉस करवाया। तो इस जनरेशन को हम लोग बोलते हैं, जो पहली बार इसकी क्रॉस हो गई, इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन का अगर हम देखें तो सारे ही ऑफस्प्रिंग एक जैसे हैं, ऑल आर सेम। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ बनाए थे ये इसके गैमेट्स हैं। ठीक, अब क्या हुआ, मेंडल को बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है, चारों के चारों ऑफस्प्रिंग एक ही जैसे, सेम टू सेम, है ना। अब इसने क्या किया, अब हम यह करते हैं भाई,
दोबारा से एक बार क्रॉस करवा लेते हैं। तो इसने बोला ठीक है, ये जो इसके बेबीज़ हुए ना, इनकी ही हम एक और बार क्रॉस करवा लेते हैं। ठीक है, एक और बार जब हम क्रॉस करवा लेते हैं तो इन्होंने बोला भाई गैमेट बना दो, क्रॉस करवानी है आपको। तो जब हमने गैमेट बनाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बने, और दोबारा से पुन्नेट बाबा का पुन्नेट स्क्वायर मुझे याद आ गया कि बाबा ने बताया था कि पुन्नेट स्क्वायर बना दे लाला। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पुन्नेट का स्क्वायर। तो यहाँ पर बन गया रेक्टेंगल, सॉरी मगर स्क्वायर बनाना था। तो इसके गैमेट हम यहाँ रखेंगे और इस वाले के गैमेट हम यहाँ रखेंगे, और फिर हम क्रॉस करेंगे। तो जब हम क्रॉस करेंगे यानी कि फर्टिलाइज करेंगे, तो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों का, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी यानी कि इन दोनों का। दोबारा बता देता हूँ, कैपिटल टी का इससे हुआ तो कैपिटल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से हुआ तो स्मॉल टी। ठीक है, इस तरीके की हमारी क्रॉस हुई और ये हमारा सामने आया। अब मेंडल को दिखा कि भाई जब मैंने इसकी दोबारा से सेल्फिंग कराई या क्रॉस करवाई और F2 जनरेशन निकलवाई, कौन सी जनरेशन निकलवाई? F2 जनरेशन। तो यहाँ पर 4 ऑफस्प्रिंग हुए। कितने ऑफस्प्रिंग हुए? 4 ऑफस्प्रिंग हुए। और वो चारों के चारों जो ऑफस्प्रिंग हैं वो ये थे या फिर ये थे, है ना? इस तरीके के ऑफस्प्रिंग हुए। यानी कि एक तो था हमारा टॉल पूरा, ये हमारा था हाइब्रिड टॉल, यानी कि ये भी बाहर से देखने में टॉल था मगर मैंने आपको बताया था कि बाद में पता चला तो ये हाइब्रिड टॉल था। और जो इसको फर्स्ट जनरेशन में नहीं मिला था वो यहाँ मिल गया, यानी कि डॉर्फ। ठीक है, ये इसको मिल गया। तो इसने बोला कि हाँ भाई ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट थोड़ा सही जगह पे जा रहा है और चीज़ें समझ में आ रही है कि अब F2 जनरेशन आ गई है, और F2 जनरेशन के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इसने एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पर इसने निकाला। तो F2 जनरेशन जब आई ना, तो इसने बोला कि मैं यहाँ पर रेशियो देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जितने भी ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं सबका रेशियो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब रेशियो की बात आई तो इन्होंने बोला कि 2 तरीके के रेशियो होंगे, एक होगा जीनोटाइपिक रेशियो और एक होगा फिनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है इसकी F2 की जनरेशन वाली क्रॉस। F2 वाली जनरेशन क्रॉस में ये हमारे टॉल वाला बना, ये हमारा टॉल वाला बना, ये भी टॉल बना और ये डॉर्फ बना। ठीक है, इनमें से ये हाइब्रिड थे और ये वाला प्योर था और ये प्योर डॉर्फ था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं बाहर से देखूँ, यानी कि अगर मुझे जीन के अंदर नहीं झांकना या फिर उसके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझना, तो अगर मैं बाहर से देखूँगा तो फिनोटिपिक रेशियो जो हमारा होगा, क्या मुझे यहाँ पर 3 लंबे पौधे दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। और एक पूरा छोटा पौधा दिख रहा है। अगर मैं बाहर से देखूँगा यानी कि आउटर अपीरियंस, कैसी अपीरियंस? आउटर अपीरियंस अगर मैं देखूँगा तो आउटर अपीरियंस कैसी रहेगी भाई? 3 मेरे को बड़े दिखेंगे और एक मुझे छोटा दिखेगा। बट जब मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करता हूँ, यानी कि जीन के अंदर की बात करता हूँ, क्रोमोजोम के अंदर की बात करता हूँ, ये होता है हमारा क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम के अंदर की जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ देखते टाइम मैं देखता हूँ कि अंदर से ये चीज़ इसकी टॉल है और बाहर से भी टॉल है। तो इसका मतलब भाई ये तो एक प्योर टॉल है, इसमें 2 हाइब्रिड टॉल है और इसमें एक प्योर डॉर्फ है। यानी कि दिस इज़ प्योर टॉल जो मैंने यहाँ पर दिखाया, ये दोनों जो है मेरे हाइब्रिड टॉल है जो मैंने यहाँ पे दिखाया, और एक हमारा प्योर डॉर्फ है। तो मैंने बोल दिया कि भाई ये जो चीज़ थी ये प्योर टॉल थी, एक ये थी हमारी हाइब्रिड टॉल जो इसमें 2 है, और ये थे हमारे डॉर्फ जो कि एक ही है, प्योर डॉर्फ। तो ये हमारी आ गई जीनोटिपिक रेशियो जो जीन के अंदर का रेशियो है। ठीक है, ये हमारा आ गया भाई क्रॉस करने के बाद का रिजल्ट। और ये जो हमारे रेशियोज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेना अपने रेशियो जितने भी हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जब आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस आएगी करने के लिए
तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको ये सारे रेशियोज लिखने पड़ेंगे और पूरा बना के दिखाना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब क्या हुआ, जब मेंडल को इतनी बातें समझ में आने लगी तो मेंडल ने बोला कि कुछ लॉ दिए जाएं, क्योंकि मैंने स्टडी करी है और मैं कुछ स्टडी के बाद अपने लॉज को देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो इसका लॉ है मेंडल का, वो आया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसका पहला लॉ इन्होंने बोला कि क्या बोला, देखो, व्हेन टू डिफरेंट एलील आर प्रेजेंट टुगेदर इन एन ऑर्गेनिज्म ओनली वन डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड एंड अदर इज रिसेसिव रिमेन्स द हिडन। इन्होंने बोला कि अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो एलील मौजूद है, यानी कि अगर मैं हाइट की बात करूं और हाइट के मेरे पास दो एलील हैं, एलील मतलब अलग अलग चीज़ें, ठीक है, जैसे अगर एक हाइट टॉल है तो एक ये डॉर्फ है, इसको एलील बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो एक होगा वो दूसरे वाले के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। जैसे स्कूल में नहीं होता है, जैसे कोई अगर ज़्यादा स्ट्रांग बच्चों का ग्रुप होता है तो वो एक कमज़ोर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं, तो वो डोमिनेंट हो जाते हैं उसके ऊपर। क्या हो जाते हैं? डोमिनेंट हो जाते हैं, या फिर हम बोले भारी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डोमिनेंट था। तो इसमें जो टॉल था, कैपिटल टी, वो डोमिनेंट था और ये इसको छुपा दे रहा था, यानी कि दूसरा वाला रिसेसिव हो गया। तो डोमिनेंट एक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, दिखा पा रहा था। कहाँ दिखा पा रहा था? बाहर, आउटर एनवायरनमेंट में दिखा पा रहा था, यानी कि इसी की वजह से तो टॉल हो रहा था। देखो, ये वाली चीज़ जो थी ये टॉल थोड़ी थी, मगर ये इसी की वजह से ही टॉल हो रही थी। चाहता तो ये भी दिख जाता बाहर, अगर ये दिख जाता तो ये हो जाती डॉर्फ, मगर ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट, यानी कि ये उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, इसीलिए ये हाइब्रिड टॉल कहलाया। क्या कहलाया? हाइब्रिड टॉल। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हमारा पहला लॉ था जिसमें मेंडल ने बताया कि भाई एक चीज़ दूसरे के ऊपर डोमिनेट करती है, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस, यही था। ठीक है, जब इतनी सारी चीज़ें आ गई तो इनका कंक्लूजन ये था कि डोमिनेंट ट्रेट जो होती है वो मास्क कर देती है रिसेसिव ट्रेट को, या फिर ढक देती है पूरी तरीके से, है ना। तो इसने पूरी तरीके से ढक दिया, मगर जीन के अंदर कहीं ना कहीं हमारा रिसेसिव छुपा हुआ था, यानी ऐसी चीज़ छुपी हुई थी जो बाद में कभी ना कभी दिखती। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ बाद में दिखी भी। कहाँ पर दिखी? इस वाली क्रॉस के अंदर। देखो, क्या हमने यहाँ पर टी टी और टी टी को क्रॉस नहीं करवाया, और जब हमने क्रॉस करवा के यहाँ पर आए तो क्या एक बच्चा पूरा का पूरा नाटा दिखा हमें, यानी कि प्योर डॉर्फ दिखा? तो कहीं ना कहीं जिसे तुम दबा रहे थे दया, वो चीज़ कभी ना कभी तो निकल के आई और वो यहाँ पे आ गई, है ना। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने क्या बोला, ये हमको समझना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने बच्चों क्या बोला कि टू एलील्स ऑफ जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि एक ही जीन के दो एलील्स, यानी कि ये टी और कैपिटल टी, तो इसके दो एलील यानी कि टी और स्मॉल टी, ये जो दोनों हैं ये इस तरीके से सेपरेट होते हैं, इस तरीके से सेग्रीगेट होते हैं कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एक गैमेट को एक ही एलील मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एलील नंबर 1 एंड दिस इज कॉल्ड एलील नंबर 2, है ना। तो हर एक गैमेट को एक मिलेगा। तो इस मैंने बताया था ना अभी गैमेट, तो ये हमारा गैमेट बन गया पहला और ये हमारा गैमेट बन गया दूसरा। ठीक है, तो इसने हमें बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं, क्योंकि गैमेट, कोई भी गैमेट किसी दूसरे गैमेट में नहीं मिला। ठीक है, तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि भाई अलील जो होते हैं वो कभी भी मिक्स नहीं होते। ठीक है, यानी कि एक अलील अलग, दूसरा वाला अलील अलग। तो इसको हमने बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये दोनों के दोनों जो लॉज है ना, ये दोनों के दोनों लॉ हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ किस चीज़ के बारे में
बता रहा है। ठीक है, चलिए अब हमारा यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, भाई जो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसका, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम पूरा अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली क्रॉस के अंदर। भाई मेंडल ने सोचा कि क्या एक ही कैरेक्टर को लेके हम समझ सकते हैं, है ना, नहीं, हम और भी कैरेक्टर्स को लेके समझ सकते हैं। तो इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाई। क्या करवाई? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में तुम्हें बताऊं उससे पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देना चाहता हूं जो हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड है। अगर ये नहीं समझ में आएंगे तुम्हें तो तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं समझ में आएगी जो मैं बोलूँगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारी कुछ टर्म्स हैं और इन टर्म्स को हमको समझना होगा। पहली जो टर्म है हमारी वो है ट्रेट। क्या है? ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो एक ऑर्गेनिज्म में होती है और बेसिकली फादर अगर फादर मदर है तो फादर मदर से चाइल्ड में जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आई का कलर हो गया, हाइट हो गई या फिर स्किन का कलर हो गया, है ना, तो ये चीज़ जो होगी ये एक फादर मदर से अपने बच्चे में जाएगी। दिस इज कॉल्ड ट्रेट। अगला जो होता है वो होता है जीन। जीन क्या होता है? जीन होती है यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो क्रोमोसोम के अंदर होती है। मैंने पीछे जो अपना एक क्रोमोसोम बनाया था इस तरीके से, उसके अंदर इसी के ऊपर हमारा जीन होता है। ठीक है, और यही जो जीन होता है हमारा यही कैरी करता है सारी चीज़ें। ठीक है, अगला हमारा है एलील। एलील क्या होता है? अभी मैंने बताया था, एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म, यानी कि अगर हाइट है तो एक बार टॉल का टी, कैपिटल टी, और इसका स्मॉल टी। डोमिनेंट ट्रेंड बता दिया कि भाई ये दोनों थे तो इसमें से ये चीज़ इसके ऊपर डोमिनेंट हो रही थी और ये छुप जा रहा था, रिसेसिव हो जा रहा था। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट जो छुप जाता है, डोमिनेंट जो उसको दिखा देता है। जीनोटाइप का मतलब क्या है? यानी कि जो जीन के अंदर मौजूद होता है, ये जो जीन बताया ना मैंने, इस जीन के अंदर जो मौजूद होता है वो जीनोटाइप है। ठीक है, जो बाहर से नहीं दिखता। फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस जो बाहर से दिखता है। ठीक है, बाहर से अगर हाइट में कोई टॉल है तो वो टॉल है, डॉर्फ है तो वो डॉर्फ है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा दिखता है। होमोजाइगस का मतलब है बोथ अलील आर सेम, एंड हेटेरोजाइगस का मतलब है बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये हमारा होता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम चल सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ, जिसका आपको अभी तक इंतज़ार था। अब हम चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। देखो जी, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या थी? डाई हाइब्रिड क्रॉस को बेसिकली मैं ऐसे बता सकता हूँ कि इसके अंदर हमारे मेंडल बाबा ने दो चीज़ों को स्टडी किया और एक साथ ही स्टडी किया, क्योंकि इन्होंने बोला यार एक साथ क्या पढ़ना, हम एक साथ दो चीज़ों को पढ़ते हैं और दो कैरेक्टर्स को निकालते हैं। अब जब डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने की तो इसके अंदर इन्होंने राउंड और येलो सीड्स लिए। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने सीड के शेप की बात की और उसी के कलर की भी बात की, है ना। यानी कि जो सीड का शेप था या तो वो राउंड होता, एक जो गोल गोल मटर के दाने होते हैं जो हम छोले कुलचे के साथ खाते हैं, नहीं, मटर वाले दाने, या तो वैसा होता, या फिर रिंकल्ड होता। रिंकल्ड मतलब जो झाइयाँ नहीं आ जाती मुँह पे, रिंकल्स आ जाते हैं, तो रिंकल्ड मुरझाया हुआ एकदम, है ना। और कलर में अगर मैं बोलूँ तो कलर जो इसका था या तो वो येलो कलर होता, पीला कलर जो मटर के दाने होते हैं, या फिर इसका ग्रीन कलर होता। तो इस तरीके के सीड हमारे मेंडल ने लिए। अगर मैं तुम्हें इन सीड को दिखाऊं तो देखो ये रहे हमारे सीड्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हम राउंड और येलो सीड्स, है ना। जैसा कि तुम्हें दिख भी रहा होगा ये येलो येलो से राउंड सीड्स हैं, है ना। और दूसरा जो है देखो इसमें रिंकल्स दिख रहे हैं आपको, कैसे दिख रहे हैं? रिंकल्स। तो ये हमारे रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स थे। कैसे थे? ग्रीन। तो दो चीज़ों को लेके, यानी कि एक हमारा सीड की शेप को और कलर को लेके मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं राउंड राउंड बोलूँगा तो मैं इसको कैपिटल आर से दिखा देता हूँ। किससे दिखा देता हूँ? कैपिटल आर से। और अगर मैं रिंकल्ड ग्रीन बोलूँगा तो मैं इसको स्मॉल आर से और स्मॉल वाई से दिखा देता हूँ। तो ये हमारा मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, सेम इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, तो पुराना वाला तरीका था उससे इन्होंने गैमेट बनाए। यानी कि आर और वाई को मिला के इन्होंने ये गैमेट बनाया और यहाँ पे आर और वाई को मिला के हमने ये गैमेट बनाया। अगर आप देखोगे तो इसका एक बार इसके साथ बनेगा,
फिर इसका एक बार इसके साथ बनेगा, ऐसे ही इन दोनों का ही बनेगा और इन दोनों का ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा। तो ये गैमेट्स इन्होंने बनाए और गैमेट्स को क्रॉस करवाया, तो भाई इनको मिली F1 जनरेशन डाईहाइब्रिड क्रॉस की। और इन्होंने देखा कि यहाँ तो सारे के सारे ही सीड राउंड येलो हैं, यानी कि ऑल जो सीड्स हैं वो हमारे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन गए, जिसमें जो राउंड था वो रिंकल्ड को डोमिनेट कर रहा था और जो येलो था वो ग्रीन पे डोमिनेट हो रहा था। इसीलिए ये जो सीड था ये हमारा राउंड येलो कहलाया। कैसा कहलाया? राउंड येलो। तो ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में देखा और मेंडल को याद आया तुरंत कि यार मैंने पीछे भी एक्सपेरिमेंट किया था और वहाँ पे भी F1 जनरेशन में सारे के सारे बंदे सेम आ रहे थे और यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया कि भाई अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिर इन्होंने क्या करा, इसके भी गैमेट्स बनाए। जब इन्होंने इसके गैमेट्स बनाए तो इन्होंने बोला कि भाई आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो एक बार मैं इस तरीके से गैमेट बना लेता हूँ, फिर एक बार मैं इसके और इसके गैमेट बना लेता हूँ, फिर एक बार मैं इन दोनों के गैमेट बना लेता हूँ और एक बार मैं इन दोनों के गैमेट बना लेता हूँ। तो इस तरीके से इसने गैमेट बनाए, ठीक है। अगर मैं आपको और दोबारा अच्छे से बताऊँ तो यहाँ पर आप देखो कि कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। तो एक बार ये इससे होगा और एक बार ये इससे भी होगा, तो यहाँ पर दो गैमेट बनेंगे, है ना। सेम उसी तरीके से एक बार ये इससे होगा, एक बार ये इससे होगा, तो दो गैमेट बनेंगे, ठीक है। तो ये 4 गैमेट बनाने के बाद मेंडल भाई ने बोला कि अब मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने अपने 4 गैमेट बनाए और ये अपना गाजा बाजा लेके तैयार हो गए डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो ये 4 गैमेट थे, इन्होंने 4 गैमेट्स को यहाँ पर रखा और 4 गैमेट्स को यहाँ पर रखा और फर्टिलाइजेशन करवा दी धड़ाधड़, ठीक है। तो ध्यान से देखना अब आप इस डाईहाइब्रिड क्रॉस को। तो देखो इसका और इसका क्रॉस हुआ, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल का वाई और कैपिटल का वाई, ठीक है। सेम उसी तरीके से कैपिटल आर का जब हमने इससे करा तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई को इससे करा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर दोबारा इसको जब हमने इससे करा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने अगले पे। कैपिटल आर स्मॉल वाई को इन्होंने इससे किया तो कैपिटल आर एक एक का और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर जब इसने इसको इससे किया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। फिर जब इससे किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर जब इसी ने इससे किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या किया? क्रॉस किया। तो सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई। क्रॉस यानी फर्टिलाइजेशन। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई का हम इन चारों से कराने वाले हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और हमेशा कैपिटल वाला लेटर पहले और स्मॉल वाला लेटर बाद में। ये चीज़ तुम याद रखना, ये चीज़ मत भूल जाना, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर जब इसको इससे कराया तो कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको आप इन चारों से तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्रॉस खत्म हो गया। 1 2 3 4 ये चारों के चारों हमने कर लिए। और जब हमने रेशियो बनाया तो रेशियो एकदम गजब बना फिनोटिपिक का। अब हम क्या करते हैं, अपने सारी चीज़ें गिनते हैं, यानी कि कितने आए, और हम फिनोटिपिक रेशियो खुद से निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो, राउंड येलो 1, राउंड येलो 2। अब सर आप इसको कैसे राउंड येलो कह रहे हो? भाई कहूँगा ना, क्योंकि ये इस पर डोमिनेंट है और ये इस पर डोमिनेंट है, तो राउंड येलो तो कहूँगा। एक राउंड येलो, दूसरा राउंड येलो, तीसरा राउंड येलो, चौथा राउंड येलो, 4 हो गए। 5वां ये है क्या? ये नहीं है, इसमें दोनों स्मॉल हैं, 5 हो गए। छठा ये भी नहीं है। 7वां, 8वां, 9वां, कितने हो गए? 9। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे मेरे भाई कि यहाँ पर 9 हो गए हमारे राउंड येलो। कैसे हो गए?
राउंड येलो। सही है। अब हम ढूंढते हैं राउंड ग्रीन। ठीक है, तो राउंड ग्रीन को अगर मैं ढूंढूंगा तो बहुत ध्यान से हमको राउंड ग्रीन को ढूंढना है। राउंड ग्रीन, देखो ये राउंड ग्रीन है। क्यों है? क्योंकि स्मॉल वाई राउंड भी है। दूसरा राउंड ग्रीन। अब उसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा तो तीसरा राउंड ग्रीन, तो मुझे यहाँ पर 3 मिल गए। अब आगे कोई भी नहीं है, तो अगले जो रेशियो में लिखूंगा मैं बोलूँगा राउंड ग्रीन मेरे पास 3 है, तो ये हो गए मेरे राउंड ग्रीन। उसी तरीके से अगर मैं आगे देखूंगा तो मैं ढूंढूंगा रिंकल्ड येलो। कौन से ढूंढूंगा? रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो को अगर मैं ढूंढूंगा इसके अंदर तो मैं बोलूँगा सबसे पहले तो रिंकल्ड के लिए मुझे तुरंत पता हो जाना चाहिए कि भाई इसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये डोमिनेंट है, मतलब ये रिसेसिव वाला जो है यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, रिंकल्ड और वो भी येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3, और कोई तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे 3 मिल गए, तो यहाँ पर मुझे रिंकल्ड येलो मिल गए 3, तो मैं बोलूँगा भाई ये है हमारे रिंकल्ड येलो, है ना। अब बच रहा है हमारा लास्ट वाला, और लास्ट में हमें देखना है अपने रिंकल्ड ग्रीन को। तो रिंकल्ड ग्रीन अगर देखो तो पूरे में एक ही है, तो एक ही रिंकल्ड ग्रीन है, तो ये हो गया हमारा रिंकल्ड ग्रीन। अब आपको मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, हर एक चीज़ आपको समझा चुका हूँ, और सारे रेशियो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिए। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। और ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से पूछा जाता है, इसको एक्सप्लेन करवाया जाता है, और कभी कभी 3 या 5 मार्क्स में भी आता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक लॉ भी दिया था मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है एलील्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। यानी कि जो अलग अलग तरीके के एलील होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ना तो सीड का शेप सीड के कलर से मिला, ना सीड का कलर सीड के शेप से मिक्स हुआ जीन्स में। ठीक है ना, ऐसा नहीं हुआ ना। तो इसी को हमने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो एलील फ्रॉम द डिफरेंट ट्रेड सेपरेट इंडिपेंडेंटली, जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये रेशियो भी हम निकाल चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप इस तरीके से स्टार बना सकते हैं बड़ा सा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना लास्ट बट नॉट लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और काफ़ी छोटा टॉपिक है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन पे हम आ गए हैं। अब इसको हम समझते हैं कि होता क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो भाई, बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? ये डिटरमाइन करना कि जो हमारा बेबी होगा वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, ये डिटरमाइन करना कहलाता है सेक्स का डिटर्मिनेशन। और आपको मैं बता दूं कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो हमारे इंडिया के अंदर बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि यहाँ पर लोग अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो उसको मार देते हैं, तो इसलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन पर बैन लगा दिया है। यानी कि अगर आप इसको करते हुए पाए गए कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर, तो ये एक क्राइम माना जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये आप समझ जाना। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सेक्स डिटरमाइन आखिर होता कैसे है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि एक मदर है और एक हमारे फादर हैं। ठीक है, अब ये एक्स वाई एक्स एक्स है क्या आखिर सर, ये तो बताओ। मैं बताता हूँ। देखो, हमारे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है बेसिकली बेटा, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। तो अगर मैं मेल की बात करूं तो जो मेल होता है, मेल के अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। समझ में आ गया?
क्या होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और सेम यही चीज़ जो होती है ये हमारी फीमेल्स के अंदर भी होती है। किसके अंदर होती है? फीमेल्स के अंदर। तो अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स के अंदर भी 23 पेयर होते हैं। किसके? क्रोमोसोम के, है ना। क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, यानी कि इनके गैमेट्स के अंदर। आपको पता है ना कि जो मेल का गैमेट होता है वो स्पर्म होता है ना, तो इसी के अंदर। और फीमेल का गैमेट जो होता है वो ओवम होता है या फिर ओवा होता है, तो इसी के अंदर, है ना, होते हैं हमारे। अब इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अच्छा 23 पेयर होते हैं याद रखना, और जो 46 नंबर होते हैं, है ना, तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर होते हैं। ठीक है, दोनों के ही अंदर, इनके भी और इनके भी। ठीक है, अब क्या होता है कि इन 23 क्रोमोसोम्स में से जो 22 के पेयर होते हैं वो तो हमारे ऑटोजोम्स होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स का मतलब है कि सिमिलर्स होते हैं, यानी कि ये मेल में भी वही होंगे, ये फीमेल में भी ये होंगे, यानी कि सिमिलर होते हैं दोनों में। कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, यानी कि मेल में भी वही है और फीमेल के अंदर भी वही है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो भाई 22 तो ऑटोजोम है, साथ ही साथ मेल के अंदर जो 23rd होता है वो XY क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? XY। और जो फीमेल होती है उनके अंदर भी मैंने बताया कि भाई 22 तो सेम होते हैं दोनों में ही, और जो 23rd होता है इसको हम 23rd बोलेंगे। जो 23rd होता है वो XY होता है और यहाँ पर 23rd होता है वो XX होता है क्रोमोसोम। ठीक है, अब यही जो होते हैं भैया ये सेक्स डिटरमाइन करते हैं एक बेबी का। ठीक है, कि हमारा बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल। तो अगर हम डायग्राम पे आ जाएं तो ये हमारा XX है और ये हमारा XY है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर और अच्छे से बताऊँ तो यहाँ पर आप देखिए कि भाई हमारा एक मेल है, यानी कि फादर बोल सकते हैं हम, और एक हमारी फीमेल है, ठीक है, जिसको हम मदर बोल सकते हैं। हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, मेल और फीमेल ही रखते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई इसके अंदर तो XY है 23rd और इसके अंदर XX है। अब यहाँ से इसके गैमेट बनेंगे, जैसे हमने अभी पीछे तक बना के आए XY, और यहाँ पर इसके बनेंगे XX। तो जब ये दोनों गैमेट मिलते हैं तो हमारा XX बनता है, जब ये दोनों गैमेट मिलते हैं तो हमारा XX बनता है। अब मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। जब ये दोनों गैमेट मिलते हैं तो XY बनता है, और जब ये दोनों गैमेट मिलते हैं तो XY बनता है। तो ये हमारे, अगर मैं बोलूँ तो ये हमारी जो होती है गर्ल होती है, गर्ल चाइल्ड, ये भी गर्ल होती है, ये हमारा बॉय होता है और ये भी हमारा बॉय होता है क्योंकि XY है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको पुन्नेट स्क्वायर से दिखाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो हमने पीछे बनाया था, है ना। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं मेल को, यहाँ पर हम रख लेते हैं फीमेल को। XX फीमेल बन गई, फिर XX मिलेगा फीमेल बन गई, XY मिलेगा मेल बन गया, XY मिलेगा मेल बन गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई 50% चांसेस होते हैं। क्या होते हैं? चांसेस होते हैं कि वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। ठीक है, ये चांसेस होते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई बच्चे का डिटरमाइन, यानी कि बच्चा क्या होगा वो किस पे डिपेंड करता है। अक्सर हमारी सोसाइटी में ये ब्लेम किया जाता है लड़कियों को या फीमेल्स को कि भाई जो लड़की पैदा हुई है वो तूने की है और लड़का है तो वो मतलब काफ़ी अच्छा है, ये सारी चीज़ें हैं, बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, गर्ल्स आर सो स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें तो जो बच्चे का सेक्स है वो डिटरमाइन कौन कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर ऊपर दिखाऊं और सारी चीज़ों को समझाऊं अच्छे से तो आप खुद भी ये चीज़ बता सकते हो। अब आपने इतना पढ़ लिया है कि जो बच्चे का सेक्स है वो फादर ही तो डिटरमाइन कर रहा है। भाई यहाँ पर देखो फीमेल से सिर्फ X ही आना है, मगर फादर है जिसके अंदर से X एंड Y दोनों आने हैं। ठीक है, तो मेल होता है जो एक बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता है, यानी कि मेल जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करते हैं। किसमें? सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेल के अंदर से X और Y दोनों आते हैं।
ठीक है, अब ये हमारा लेक्चर यहाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट्स में बताओ कि कौन सा टॉपिक तुम्हें अच्छा लगा और तुमने किसी भी टेस्ट में, चाहे वो ट्यूशन का टेस्ट हो, स्कूल का टेस्ट हो, यहाँ से पढ़ के तुमने कितने मार्क्स गेन किए, और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस लेवल की पढ़ाई स्मार्ट कॉन्सेप्ट पे चल रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।